हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अर्थशास्त्र कक्षा 12 अध्याय 2 के अंतर्गत आज हम उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत समसीमांत उपयोगिता नियम का विश्लेषण करेंगे। उपयोगिता विश्लेषण दो आधार पर किया जाता है, गणनावाचक और क्रमागत। आज हम गणनावाचक उपयोगिता के आधार पर उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं और ये देखेंगे कि उपभोक्ता किस प्रकार से अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति कर सकता है और किस प्रकार से वह संतुलन की अवस्था में आ सकता है। तो आपका एक बार फिर से इस चैप्टर में स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से। उपभोक्ता संतुलन की जो व्याख्या हम करेंगे, इसको हम समसीमांत उपयोगिता नियम भी कहते हैं। उपयोगिता विश्लेषण के आधार पर उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या, इस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर हम उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करते हैं उपयोगिता विश्लेषण के आधार पर। और यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं कि उपयोगिता गणनावाचक है, यानी हम उसको गिन सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि उपभोक्ता संतुलन होता क्या है। उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले उपभोक्ता संतुलन की ही हम परिभाषा पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या देखते हैं कि उपभोक्ता संतुलन कहते किसे हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ पर परिभाषा दे रखी है प्रोफेसर सिमल्सन जी के द्वारा उपभोक्ता संतुलन की। ये उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। ये कहा प्रोफेसर सिमल्सन ने। यानी कि उपभोक्ता को हम उस समय संतुलन की अवस्था में कहेंगे जब वह उसकी जो दी हुई आय, यानी कि जितनी आय उसकी है उस आय से और बाजार में जो प्रचलित कीमत है वस्तुओं की, उनसे प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है उसे या संतुष्टि है जो, उसको वो जब अधिकतम कर लेता है। इस स्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस स्थिति में उपभोक्ता अपने व्यवहार में या अपने कार्यों में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। जैसे ऐसी स्थिति में उपभोक्ता जितनी मात्रा में वस्तु खरीदता है उसमें न तो कमी चाहता है न अधिकता चाहता है। जितना उसने खरीदा उसमें वो संतुष्ट रहता है, यानी कि वहाँ पर उसकी दी हुई आय और बाजार कीमतों के प्रति जो वो व्यवहार करता है उस व्यवहार के प्रति वह संतुष्ट रहता है और अधिकतम संतोष की प्राप्ति करता है। तो हम कहेंगे कि उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। यहाँ पर उपभोक्ता कोई परिवर्तन नहीं चाहता है। अब मान्यताएं, जो ये उपयोगिता संतुलन की जो हम व्याख्या कर रहे हैं, समसीमांत उपयोगिता नियम हम जिसे कह रहे हैं, इसके लिए कुछ मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है विवेकशील। ये माना जाता है कि उपभोक्ता विवेकशील है, यानी वह अपने दी हुई आय से और जितने भी उसके पास जो साधन है और बाजार की जो कीमत है उस कीमत के आधार पर वह अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करना चाहता है। दूसरा, गणनावाचक उपयोगिता। यहाँ पर यह भी मान्यता है, ये माना जाता है कि हम उपयोगिता को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, यानी कि गणनावाचक उपयोगिता का हम यहाँ के आधार पर हम इस नियम की व्याख्या करते हैं। तीसरी बात कि मुद्रा की
स्थिर सीमांत उपयोगिता। मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता का अर्थ ये है कि मुद्रा की एक इकाई, यानी कि भारत की मुद्रा रुपया है तो रुपया की एक इकाई यानी कि 1 रुपया मान लो, 1 रुपये से जितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं अगले पल भी उतनी ही वस्तुएं ही खरीदी जा रही, उसमें कमी या वृद्धि नहीं हो रही है। और तीसरी चीज कि प्रत्येक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता स्वतंत्र होती है, अलग अलग वस्तुओं की उपयोगिता अलग अलग होती है, ये माना जाता है। और पांचवी चीज ये माना जाता है कि उपभोक्ता की रुचि स्थिर है, जिस वस्तु को खरीदने में उसकी रुचि है वो उसमें स्थिरता बनी हुई है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। और एक और मान्यता है कि आय व कीमत दोनों स्थिर है, उपभोक्ता की आय भी स्थिर है और वस्तु की कीमत भी स्थिर है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी एक तरह से यह अल्पकालीन विश्लेषण है। और एक और चीज, एक और मान्यता कि जो उपभोक्ता है उसको बाजार का पूर्ण ज्ञान है, जो भी उपभोक्ता है उसे बाजार का पूर्ण ज्ञान है, कहाँ पर वस्तु किस मूल्य में प्राप्त हो रहा है। अब नियम के आधार, इस नियम के मुख्यतः 4 आधार हैं और इसमें आप देखेंगे प्रोफेसर रॉबिन्सन जॉर्ज शास्त्र की परिभाषा बताई गई थी, उसी के अनुसार यहाँ पर इसके 4 आधार बताए गए हैं नियम का। जो पहला आधार है वो है अनंत आवश्यकताएं, यानी ये माना जाता है कि जो भी आपके पास वस्तुएं और सेवाएं हैं और उनके लिए आपकी अभिलाषा अनंत है, यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है। दूसरा है सीमित साधन, और तीसरा है प्रत्येक उपभोक्ता का साध्य, यानी कि लक्ष्य क्या है, अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति। और चौथा आधार है कि प्रत्येक मनुष्य क्या है, विवेकशील है। अनंत आवश्यकताओं को पूर्ति करने का सीमित साधन, और प्रत्येक उपभोक्ता का साध्य यानी कि लक्ष्य, अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति, और चौथा उपभोक्ता विवेकशील है। तो इस प्रकार से ये इस नियम के 4 आधार हैं। अब आपको जानकारी दे दी जाए कि इस नियम को समसीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का द्वितीय नियम भी कहते हैं, क्योंकि इस नियम का प्रतिपादन भी एच गोसेन ने किया था और वैज्ञानिक ढंग से फिर इस परिभाषा को परिभाषित करने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को ही जाता है। तो गोसेन का यह द्वितीय नियम है। गोसेन ने किस प्रकार से इसको परिभाषित किया, आइए देखते हैं। गोसेन ने को परिभाषित करते हुए कहा कि यदि समस्त आवश्यकताओं को, गोसेन की परिभाषा जरा ध्यान से देखेंगे आप, यदि समस्त आवश्यकताओं को तृप्ति बिंदु तक संतुष्ट करना संभव ना हो, वैसे भी अनंत आवश्यकताएं होती हैं, तो प्रत्येक आवश्यकता को तृप्ति बिंदु तक संतुष्ट करना संभव होता भी नहीं है। तो उन्होंने कहा यदि समस्त आवश्यकताओं को तृप्ति बिंदु तक संतुष्ट करना संभव ना हो तो अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि को उस बिंदु पर रोक दिया जाए जहां उनकी तीव्रता समान हो चुकी हो। अब इस चीज को हम ऐसे में ले सकते हैं कि भाई प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सारी हैं। मान लीजिए मनुष्य की आवश्यकताएं 4 ही हैं, 4 मान लीजिए फिलहाल, वैसे अनंत होती हैं। अब इन चारों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपके पास साधन सीमित है। मान लीजिए आपके पास केवल 100 रुपये हैं। अब 100 रुपये में आपको
भोजन भी करना है, पानी भी पीना है और आपको एक जगह से दूसरी जगह भी जाना है, अपने घर तक भी जाना। माना आप कहीं पर फंसे हुए हैं और वहाँ से आपको अपने घर तक भी जाना है, फिर घर के लिए कुछ थोड़ा सा सामान भी ले जाना है। अब आप क्या करें, 100 ही रुपया है। अब वो 100 रुपये केवल आप भोजन पर खर्च कर देंगे तो अन्य आवश्यकताओं छूट जाएंगी। ना आप पानी पी सकेंगे, ना आप घर जा सकेंगे, ना घर के लिए कुछ ले जा पाएंगे। तो यहाँ पर हम उस आय को इस तरह से वितरित करेंगे कि सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि यानी कि उनकी तीव्रता बराबर हो जाए। यानी हम थोड़ा सा भोजन भी करेंगे, थोड़ा सा पानी भी पिएंगे, किराए भी बचाएंगे, किराए घर जाने के लिए, और घर के लिए थोड़ा सा सामान भी लेंगे। तो सब चीज़ें पूरी पूरी तो घर के लिए बहुत सारा सामान जाना था, 1000 रुपये का ले जाने के लिए 1000 रुपये तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो हो सकता है। भोजन भूख लगी है, भोजन 200 रुपये तक का करना था, लेकिन इतना है नहीं हमारे पास, तो हमने 10-20 रुपये का भोजन कर दिया। पानी बहुत प्यास लगी हुई थी, हमें 1 लीटर पानी की ज़रूरत थी, लेकिन 1 लीटर पूरा नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा तो पी सकते हैं हम, 1 लीटर नहीं तो आधा लीटर से ही। तो इस तरीके से हम अपनी आय को ऐसे वितरित करेंगे कि सबकी संतुष्टि का जो स्तर है वो बराबर हो जाए, यानी कि उनकी तीव्रता समान हो जाए। तो इस प्रकार से हम अपने साधनों का बंटवारा करते हैं वहाँ पर। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि समस्त आवश्यकताओं को तृप्ति बिंदु तक संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। तो अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हमें तभी हो पाएगी जब हम अपने उस साधन को विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए इस प्रकार खर्च करेंगे कि उनकी तीव्रताएं वहाँ पर समान हो जाए, बराबर हो जाए। प्रोफेसर मार्शल ने थोड़ा सा और सरल शब्दों में इसका व्याख्या किया। उन्होंने कहा, यदि किसी व्यक्ति के पास, क्या कह रहे हैं प्रोफेसर मार्शल जी? प्रोफेसर मार्शल कह रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु हो जिसका प्रयोग वह अनेक प्रकार से कर सकता है, जैसे अभी मैंने 100 रुपये की बात की थी, तो वह उस वस्तु को उन विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार के बीच इस प्रकार वितरित करेगा कि सभी प्रयोगों में उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता समान रहे। यानी उपयोगिता बराबर, किसी पे बहुत अधिक खर्च और किसी पे बहुत कम खर्च नहीं करेगा वो, लगभग। अब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि 5 चीज़ें लेनी थी तो प्रत्येक चीज़ से वो 20-20 रुपये का प्रत्येक चीज़ ले, नहीं। किसी की आवश्यकता ज़्यादा है और किसी की आवश्यकता कम, यानी कि किसी की तीव्रता ज़्यादा है और किसी की कम, तो जिसकी ज़्यादा तीव्रता है पहले उस पर वो खर्च करेगा, फिर उसके बाद उस पर तब तक खर्च करेगा जब उसकी तीव्रता और दूसरी आवश्यकता की तीव्रता बराबर न हो जाए, तब वो खर्च करेगा दूसरे वाले पर। दूसरे वाले पर भी तब तक वो खर्च करेगा जबकि उसकी तीव्रता और तीसरे वाले की तीव्रता बराबर न हो जाए। तो इस प्रकार से वो खर्च करें, लेकिन उनकी सीमांत उपयोगिता क्या हो, बराबर हो। और इसी प्रकार से प्रोफेसर जे.एफ. हिक्स ने तो बहुत सरल सा परिभाषा दिया है, उपयोगिता तब अधिकतम होगी जबकि प्रत्येक दशा में व्यय की जाने वाली इकाई की सीमांत इकाई की उपयोगिता बराबर हो। यानी वो कह रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता प्रत्येक इकाई की, जिस वस्तु को हम खर्च कर रहे हैं उसकी सीमांत इकाई से प्राप्त होने वाली और अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिताएं क्या हो, बराबर हो जाए। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि उपयोगिता तब अधिकतम होगी जब प्रत्येक दशा में व्यय की सीमांत इकाई बराबर उपयोगिता प्राप्त करें। अभी परिभाषाओं से हम शायद पूर्णतः अभी समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन अगर हम चित्र द्वारा इसका विश्लेषण करेंगे तो तब हम इसको तुरंत समझ पाएंगे। पर फिलहाल हम इस नियम का जो सार है उसको पढ़ते हैं कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए द्रव्य को विभिन्न उपयोगों में इस प्रकार व्यय करना चाहिए कि प्रत्येक दशा में सीमांत उपयोगिता समान रहे। ये इस नियम का सार है। हम अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हम जो हमारे पास जो द्रव्य है, जो मुद्रा है, यानी कि जो रुपया है, उसको विभिन्न प्रयोगों में हम इस प्रकार से खर्च करें, इस प्रकार से व्यय करें कि प्रत्येक दशा में
सीमांत इकाई यानी कि अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता समान रहे, बराबर रहे। ये इस नियम का सार है। इस नियम को अब हम एक तालिका द्वारा स्पष्ट करते हैं, उससे समझते हैं। हमारे पास द्रव्य की 8 इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां हैं? 8। द्रव्य की यहाँ पर 8 इकाइयां दर्शाई गई हैं। 1 2 3 4 ये द्रव्य की इकाइयां हैं। 8 इकाइयां हमारे पास हैं और हम इस द्रव्य से, यानी द्रव्य मतलब मुद्रा, इस मुद्रा से हम 2 वस्तुओं को खरीद रहे हैं, दूध, दही। दूध से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता इस तालिका में दिखाई गई है और दही से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता इस तालिका में दिखाई गई है। अब पहले हम दूध से प्राप्त होने सीमांत उपयोगिताओं को ही देख लेते हैं। अगर हमने मुद्रा की पहली इकाई दूध पर खर्च किया तो हमें सीमांत उपयोगिता मिलेगी 20। तब दूसरी इकाई भी दूध पर खर्च करें तो सीमांत उपयोगिता मिलेगी 18। हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ा था कि एक वस्तु के लगातार जब हम उपभोग करते जाएंगे तो उसकी सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। तो तब 20 के बाद 18, तीसरी इकाई भी यहाँ खर्च करेंगे तो 16, फिर 14, फिर 12, फिर 10, फिर 8 और फिर 6, यानी 8 की 8 इकाई इस पर खर्च करेंगे तो 8वीं इकाई से हमें सीमांत उपयोगिता मिलेगी 6। अब हम यहाँ देखते हैं, अगर दूध पे खर्च ना करके इससे हम दही लेते हैं, दूध नहीं लेते, दही लेते हैं, तो दही से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता विश्लेषण यहाँ पर इस प्रकार से है कि पहली इकाई से अब अगर हम दही लेंगे तो इससे हमें उपयोगिता मिल रही है 16, जबकि दूध से जब हम दूध खरीद रहे थे तो उसकी उपयोगिता मिल रही थी 20। दोनों ही वस्तु हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर पहली इकाई से दूध से प्राप्त होने वाली उपयोगिता 20 है और दही से प्राप्त होने वाली उपयोगिता 16 है। इसका अर्थ ये है कि हमें दही की बजाय दूध की ज्यादा आवश्यकता है। दूध हमारे लिए ज्यादा जरूरी है शुरू में, ठीक है। अगर दही से हमें हमने दूसरी इकाई भी दही पर ही खर्च किया तो फिर 14, फिर 12, फिर 10, फिर 8, 6, 4 और 2, ये हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई है। अब देखो, हम उपभोक्ता हैं, हमने दोनों ही वस्तुओं पर खर्च करना है, लेकिन पहली इकाई कहाँ खर्च करें, दूसरी कहाँ करें, तीसरी कहाँ करें। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए दूध और दही की और जो सीमांत उपयोगिता है उसको हमने, उनकी तीव्रताओं को हमने बराबर करना है, समान करना है। तो पहली इकाई हम कहाँ खर्च करेंगे? अगर हम इससे दूध लेते हैं तो हमें मिलेगा 20 उपयोगिता और दही खरीदेंगे तो इससे मिलेगा 16 उपयोगिता। अब हम, क्योंकि उपभोक्ता विवेकशील है, इसलिए हम दूध की बजाय दही की बजाय दूध खरीदेंगे पहली इकाई से। तो पहली इकाई से हमने क्या खरीद लिया? दूध। अब दूसरी इकाई अब खर्च करना है। दूसरी इकाई अगर हम खर्च करेंगे दूध पर ही तो हमें मिलेगी उपयोगिता कितनी? 18। और इसको अगर हम किस पर खर्च करें? दही पर, तो हमें उपयोगिता मिलेगी यहाँ कितनी? 16, क्योंकि इसको हमने खरीदा नहीं था, ये हमने खरीद लिया, ये फर्स्ट में ये खरीदा हमने, ये नहीं खरीदा, यहाँ भी कुछ नहीं खरीदा है, तो यहाँ पर उपयोगिता अब मिलेगी हमको कितना? 16। ये अभी भी 16 उपयोगिता मिलेगी यहाँ। और यहाँ लेंगे तो यहाँ कितना? ये पहले वाला पॉइंट तो हमने खरीद लिया है, ठीक है। अब दूसरी इकाई हमने खर्च करना है, अगर दूध लेते हैं तो 18 मिलेगा और दही लेंगे तो अभी भी 16 मिलेगा, इसलिए हम क्या खरीदेंगे? अभी भी हम दूध ही खरीदेंगे, क्योंकि उसे 18 मिल रहा है और यहाँ कितना मिल रहा है? 16। अब तीसरी इकाई से हमें दूध से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है 16 और दही से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता भी कितनी है? 16। हम क्या खरीदना पसंद करेंगे? सीमांत उपयोगिताएं दोनों की बराबर हो गई हैं, तीव्रताएं दोनों की अब बराबर होगी। यही तीव्रता हम बराबर करते हैं, तो क्या खरीदेंगे अब? क्योंकि अभी तक तो हमने दूध ही खरीदा है, अब दूध और दही दोनों की सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो चुके हैं, तो अब हम क्या खरीद सकते हैं? दही खरीदेंगे। तो तीसरी इकाई से हमने क्या खरीदा? दही। चौथी इकाई जब हम खर्च करेंगे तो अब दूध से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो हमें मिलेगी यहाँ 16।
और दही से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कितनी मिलेगी? 14। तो हम क्या खरीदना पसंद करेंगे? तो ये दूध से 16 मिल रहा है, तो चौथी इकाई से हम क्या खरीदेंगे? चौथी इकाई से हम दूध खरीदेंगे। चौथी इकाई से दूध खरीदा जाएगा। और पांचवी इकाई से, पांचवी इकाई से देखो यहाँ मिलेगा कितना? 14, और यहाँ मिलेगा फिर 14। तो अब हम दही खरीदना पसंद करेंगे। इसी प्रकार से छठी इकाई से हमें मिलेगा दूध, और सातवीं इकाई से हमें मिलेगा दही, और उसके बाद आठवीं इकाई से हम खरीदेंगे क्या? दूध। अब इस प्रकार से जब हमने दूध और दही पर खर्च किया तो हमने देखा कि 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ देखिए कि हमने दूध पर कितनी इकाई खर्च किया। हमारे पास जो पैसे थे उससे हमने दूध पर कितनी इकाई खर्च किए? 8 इकाइयाँ थी हम पे मुद्रा, उससे हमने दूध पर खर्च किया 5 इकाई। 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 इकाइयों को हमने यहाँ खर्च किया। तो दूध से मिलने वाली कुल उपयोगिता कितनी मिली हमें? 80। इन सबको जोड़ देंगे, 20, 18, 16, 14, 12 और इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 80। और कितनी इकाई बची हैं? 3। इन 3 इकाई से हमने खरीदा दही। दही से मिलने वाली कुल उपयोगिता कितनी होगी? 42, 42। 16, 14 और 12, इनको हम जोड़ दें। अब हम यदि इन दोनों 8 रुपये से हमें कुल कितनी उपयोगिता मिली, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। 8 और 4 12, कितने हो गए? 122। ये हमारी अधिकतम उपयोगिता है, अधिकतम संतुष्टि है 122। लेकिन अगर हमने इस नियम का पालन ना करके इन दोनों की तीव्रताओं को हम समान नहीं कर रहे थे, तो तब जो उपयोगिता हमें प्राप्त होगी, जो उपयोगिता हमें मिलेगी, वह इसके अनुसार काफी कम होगा। 8 के 8 इकाइयां अगर हम दूध पर ही खर्च करते, दही लेते ही नहीं बिल्कुल, तो 122 से कम कुल उपयोगिता मिलती है। आप इनको जोड़ सकते हैं, 20, 18, 16, 14 और 12, यहाँ तक 80 हो गया था। और 80 में 10 और जोड़ो, 90, 90 और 90 में 8 और जोड़ो 98, और 98 में अगर हम 6 जोड़ें तो 104। तो कुल उपयोगिता में 104 ही प्राप्त होगी। यदि हम 8 के 8 रुपये हम दही में खर्च करते तो तब भी हमें बहुत कम उपयोगिता प्राप्त होती है। आप सीधे सीधे इनको जोड़ सकते हैं, 16, 14, 30 और 30 और 30 और 12, 42, 42, 10, 52 और 52 और 8, 60, 60, 70, 72, 72 ही मिलना था यहाँ। और इसका उल्टा करते कि 5 इकाई यहाँ खर्च करते हैं और 3 इकाई यहाँ, यानी कि 5 इकाई दही पर और 3 इकाई दूध पर, तब भी हमें उपयोगिता कम मिलती है। उपयोगिता अधिकतम कब हुई? 122 अधिकतम है। उपयोगिता अधिकतम कितनी है? 122। सारी इकाइयां अगर यहाँ खर्च करें तो कितनी मिली है? 104। सारी इकाइयां यहाँ खर्च करें तो यहाँ कितनी मिली है? 72। लेकिन समसीमांत उपयोगिता नियम का पालन किया हमने, पहले किसी इकाई से फिर किसी इकाई से मिल रहा है, तो तब आपने देखा कि हम अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर रहे हैं। 104 यहाँ हुआ, 72 यहाँ हुआ। अगर 8 के 8 इकाई यहाँ खर्च करते तो 104, और 8 के 8 इकाई यहाँ खर्च करते तो 72। लेकिन समसीमांत उपयोगिता नियम का पालन किया कि पहले किसकी उपयोगिता अधिक है उसको ही खरीदना है, फिर उसके बाद उसकी उपयोगिता कम हुई होगी, फिर दूसरे से तुलना करी, और ऐसे करते करते हमने 5 इकाई यहाँ दूध पर और 3 इकाइयाँ दही पर खर्च किया, तो हमें अधिकतम उपयोगिता मिली 122। तो इस प्रकार से समसीमांत उपयोगिता नियम का हम पालन करेंगे तो हमें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी। इस नियम को हम चित्र द्वारा भी स्पष्ट करेंगे। बहुत सरल है। आपने इस चित्र की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक्स अक्ष पर तो आप दिखाएंगे मुद्रा की इकाइयाँ जिसको आप खर्च कर रहे हैं। ये जो द्रव्य की जो इकाइयाँ हैं इनको यहाँ एक्स अक्ष पर दिखाया जा रहा है, और वाई अक्ष पर इनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता। तो पहले हम
द्रव्य की इकाइयाँ से और दूध से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं का एक चित्र बना देंगे। और ये चित्र बना आपका, यहाँ से देखो, पहली इकाई जब दूध पर खर्च किया जा रहा है तो 20, तो यहाँ पर ये बिंदु बना। फिर दूसरी इकाई से 18, 18 यहाँ पर है, और यहाँ दूसरी इकाई ये है, तो आपका ये वाला यहाँ पर बना ये बिंदु। और इन सबको बनाते हुए ये रेखा आपकी बनी दूध से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता का चित्र। फिर उसके बाद दही से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता का चित्र वैसे ही बनाएंगे आप। एक पहली इकाई दूध पर खर्च करेंगे तो कितना मिल रहा था, 16, ये 16 यहाँ पर है, यहाँ से ये शुरू हुआ ये बिंदु, पहला बिंदु। और इसके बाद धीरे धीरे दूसरी इकाई तीसरी इकाई खर्च करते गए तो सीमांत उपयोगिता आपका दही से प्राप्त होने वाली ये बनी। तो इस तरीके से दूध और दही से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता आपने देखिए, दूध से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और ये दही से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता। अब हम इस चित्र में देख रहे हैं कि हमने दूध पर कितना खर्च किया। दूध पर खर्च किया हमने 3 इकाई। दूध पर खर्च कितना किया, चित्र में देखिए आप कि दूध पर हमने खर्च किया 3 इकाई, और दही पर कितना खर्च किया, सॉरी, ये दही का दिखाई दे रहा है 3 इकाई, और दूध पर कितना खर्च किया, 5 इकाई। ये देख रहे हैं आप, ये 3 इकाई यहाँ पर है, 5 इकाई। तो आप ये रेखा ऊपर की तरफ ये किस पर खर्च दिखा रहा है, इससे दूध से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को, दही से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को दिखा रहा है, और यहाँ पर ये दूध से प्राप्त होने वाली सीमांत, दोनों की तीव्रताएं आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, बराबर है। ये दोनों बराबर एक ही ऊंचाई पर है। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करेंगे। कब, जब दूध पर हम 5 इकाई और दही पर हम 3 इकाई खर्च करेंगे। लेकिन अगर हम उल्टा करें, थोड़ा सा गलत करें, हम जो दूध पर हम कम खर्च और दही पर हम ज़्यादा खर्च करें तो तब क्या होगा। अब इस चित्र में देखो कि हम क्या करेंगे कि दूध पर हमने खर्च कर दिया अब की बार 6 इकाई। कितनी इकाई, 6 इकाई। ये देखिए, दूध पर हम खर्च कर रहे हैं, दूध पर हम यहाँ पर 6 इकाई खर्च कर रहे हैं, और दही पर हम खर्च कर रहे हैं, जब आज 6 इकाई यहाँ खर्च होंगी तो दही पर तब 2 इकाई बचेंगी, ये 2 इकाई। अब देखिए आप, दही पर 2 इकाई खर्च कर रहे हैं और दूध पर 6 इकाई, 5 की बजाय 6 और यहाँ 3 की बजाय 2। तो आपको यहाँ पर 2 चित्र प्राप्त हो रहे हैं, ए बी, एक है ABCD और दूसरा है EFGH। एक पीले कलर में, एक नीले कलर में दिख रहा है। ये तो जो लाभ दिख रहा है आपको, ये पीले कलर में है कि 5 से यहाँ पर 6 तक बढ़ा, तो ये वाला जो चित्र है ये आपको लाभ को इंगित कर रहा है ये चित्र। और ये जो चित्र है ये क्योंकि इतना कमी को दिखा रहे, पीछे की तरफ जा रहा है, ये चित्र, ये तो आगे की तरफ बढ़ा और ये पीछे की तरफ गया, ये आगे की तरफ बढ़ा, ये तो आगे बढ़ा और ये पीछे गया। तो पीछे जाने का मतलब है हानि होना, और आगे जाने का मतलब है लाभ होना। दोनों चित्रों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लाभ वाला चित्र और हानि वाला चित्र, हानि वाला बड़ा दिख रहा है और लाभ वाला छोटा दिख रहा है। यानी हम समसीमांत उपयोगिता नियम का पालन नहीं करेंगे तो हमें लाभ के बजाय हानि होगा। यहाँ पर देखिए आप क्या इस विश्लेषण में हम देख रहे हैं कि भाई रेखा चित्र ABCD बड़ा है EFGH, और ABCD दिखा रहा है किसको, हानि को, और EFGH दिखा रहा है लाभ को। तो हानि ज़्यादा है और लाभ कम है। कब, जब हम उपयोगिता नियम का यानी कि समसीमांत उपयोगिता नियम का पालन
नहीं कर रहे हैं, तब हमें लाभ की बजाय हानि होगा। यानी अधिकतम संतुष्टि की अगर हमने प्राप्ति करनी है तो हमें समसीमांत उपयोगिता नियम का पालन करना होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।